हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उज्ज्वल कंपटीशन क्लासेस पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो चलिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम लोग समझते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसमें एक शब्द आपको दिख रहा है ऐतिहासिक, इसका मतलब इसका इतिहास से कुछ ना कुछ संबंध है। तो भारतीय संविधान बनने से पहले जो इतिहास में घटना घटित हुई है उसको हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में। तो हम सभी को अच्छे से पता होना चाहिए कि पहले भारत में राजाओं का शासन हुआ करता था। भारत के अलग अलग क्षेत्रों पर हर जगह अलग अलग राजा शासन करते थे और ये राजा अपने क्षेत्र पर कानून बनाते थे। जैसे मान लीजिए ये भारत है और भारत में इस क्षेत्र पर किसी दूसरे राजा का कब्जा था, इस क्षेत्र पर दूसरे राजा का कब्जा था और इस क्षेत्र पर किसी और राजा का कब्जा था। मतलब भारत में अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग राजा का कब्जा था और ये राजा अपने ही क्षेत्र के लिए कानून बनाते थे। तो ये राजा के द्वारा जो कानून बनाया जाता था उस समय ये कहलाता था राजतंत्र, क्योंकि ये राजा किसी और की बात नहीं सुनते थे, राजा के द्वारा बोली गई बात ही कानून होती थी। तो उस समय राजतंत्र हुआ करता था। बाद में यहाँ पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है और जब अंग्रेज लोगों का कब्जा हो जाता है उसके कुछ समय बाद हमारा देश आज़ाद होता है और देश आज़ाद होने के बाद यहाँ पर भारतीय संविधान लागू कर दिया जाता है। और जैसे ही भारतीय संविधान लागू कर दिया जाता है तब हमारा देश एक लोकतंत्र बन जाता है। तो शुरू में हमारे देश में क्या था? राजतंत्र, लेकिन वर्तमान समय में हमारे देश में क्या है? लोकतंत्र है। तो हम समझते हैं कि ये लोकतंत्र से और राजतंत्र से लोकतंत्र की कहानी क्या थी। तो हमें इसके लिए कुछ ऐतिहासिक चीज़ों को समझना पड़ेगा। जैसा कि हमें पता होना चाहिए हमारा भारत देश एशिया महाद्वीप में है, जबकि यूरोप महाद्वीप के कुछ देश जो उस समय व्यापार करने के लिए स्थान ढूंढ रहे थे, यहाँ का एक देश होता है पुर्तगाल देश का एक नाविक वास्को डिगामा 1498 में भारत आकर पहुंचता है और इसका मुख्य उद्देश्य उस समय होता है कि अपने व्यापार के लिए एक नए क्षेत्र को ढूंढना। तो वास्को डिगामा 1498 में भारत आकर के पहुंचता है। 1498 में जब यह भारत के केरल में पहुंचता है, केरल में, तब यहाँ के राजा उस समय जमोरिन थे। उन्होंने वास्को डिगामा का भव्य स्वागत किया और जब वास्को डिगामा अपने देश वापस जाने लगा तो उन्हें काफ़ी मसाले दिया और वो खुद कुछ मसालों को खरीदा। और जब वास्को डिगामा फिर वापस जाता है अपने पुर्तगाल में, उन मसालों को बेचता है और मसालों को बेच करके लगभग 60 गुना फायदा कमाता है। तब उसे लग जाता है कि भारत व्यापार करने के लिए एक बेहतरीन क्षेत्र है, इसलिए यहाँ से काफ़ी पुर्तगाली भारत में आना शुरू कर देते हैं। तो स्टार्टिंग में जो वास्को डिगामा आया था ये व्यापार करने के मकसद से आया था और बाद में जाकर के ये बहुत से पुर्तगालियों को बताता है, काफ़ी पुर्तगाली यहाँ पर आते हैं। तो सबसे पहले यूरोप में से अगर कोई आया तो पुर्तगाली थे। यूरोप में से भारत आने वाले कौन थे? पहले पुर्तगाली थे। और पुर्तगालियों में सबसे पहले कौन आया? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा कब आया था? 1498 में। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था व्यापार करना। लेकिन जब वास्को डिगामा यहाँ से वापस जाता है तब यूरोप के कई देश भारत में आना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे पुर्तगालियों के बाद पहले पुर्तगाली आते हैं, उसके बाद पुर्तगालियों के बाद अंग्रेज लोग आ जाते हैं, अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी आ जाते हैं, स्वीडिश आ जाते हैं। तो काफ़ी लोग ऐसे आते हैं। इस तरीके से काफ़ी यूरोपीय यहाँ पर चले आते हैं और ये आकर के भारत में अपनी अपनी कंपनियों को स्थापित कर देते हैं। पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच, ये सभी लोग भारत में आते हैं और इनका एकमात्र उद्देश्य होता है कि ये भारत में व्यापार करें। तो अंग्रेज लोग हमारे भारत में क्या करने आए थे? केवल व्यापार करने के मकसद से आए थे। इसके बाद क्या होता है? इन कंपनियों के बीच में आपस में ही युद्ध होने लगता है। जैसे पुर्तगालियों का अंग्रेजों से युद्ध, अंग्रेजों का फ्रांसीसियों से, स्वीडिश से, इन लोगों का आपस में ही युद्ध होने लगता है। और एक समय ऐसा आता है कि यहाँ की जितनी भी कंपनियां होती हैं सब छोड़ करके चली जाती हैं और भारत में अगर कोई कंपनी बचती है तो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में समझते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 ईस्वी में हुई थी। सन 1600 ईस्वी में।
और जब इसकी स्थापना हुई उस समय ब्रिटेन की महारानी थी महारानी एलिजाबेथ। महारानी एलिजाबेथ के नेतृत्व में महारानी एलिजाबेथ इनके नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। तो अंग्रेज लोग भारत में मतलब ब्रिटिश भारत में सन 1600 ईस्वी में आते हैं, जबकि पुर्तगाली लोग 1498 में आते हैं। अगर हम यहाँ से देखें तो पुर्तगाली लोग लगभग 1500 ईस्वी में, 1498 को हम 1500 लगभग में कह सकते हैं। तो पुर्तगाली लगभग 1500 ईस्वी में भारत में आ गए थे, लेकिन इनके जस्ट 100 साल बाद सन 1600 ईस्वी में कौन आता है? ब्रिटिश लोग आते हैं, जिन्हें हम अंग्रेज कहते हैं। तो ये ब्रिटिश कब आते हैं? सन 1600 ईस्वी में। लेकिन इनसे भी पहले कौन आ गए थे? पुर्तगाली लोग। लेकिन बाद में क्या होता है, ये अंग्रेज लोग सभी को हरा देते हैं, जितने ये ब्रिटिश होते हैं, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, इन सभी लोगों को हरा देते हैं और बाद में इन लोगों ने भारत में पूरी तरह से कब्जा कर लिया। इसके बाद क्या होता है, ये लोग भारतीयों से 2 महत्वपूर्ण युद्ध जीतते हैं। इन 2 युद्धों का नाम है प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। अब हम आपको बताएंगे कि ये प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध कैसे होता है। बंगाल में एक विलियम का किला बनाया जा रहा था, जिसकी दीवारों को बहुत मोटा रखा गया था और इस दीवार को मोटा रखने का उद्देश्य क्या था? जब भी अंग्रेजों का भारतीयों से युद्ध हो, भारतीय लोग अंग्रेजों के किले को तोड़ ना सके। तो ये कालकोठरी की घटना इसलिए घटित होती है क्योंकि बंगाल में बनाया जा रहा था विलियम का किला। तो उस समय बंगाल का नवाब कौन था? बंगाल का नवाब उस समय था सिराजुद्दौला। और जब सिराजुद्दौला को ये बात पता चलती है तो उसको रहा नहीं जाता, कहता है कि मेरे ही क्षेत्र में आकर के इतना भयंकर किला बनाओगे मुझसे ही लड़ने के लिए। तब वो आता है और तुरंत यहाँ पर जितने कर्मचारी कार्य कर रहे होते हैं उनको पकड़ करके एक कोठरी में बंद कर देता है। यही है कालकोठरी की घटना। लेकिन इसमें से एक इतिहासकार जिसका नाम होता है हालबेल बच जाता है और यही हालबेल इस सारी घटना का जिक्र करता है। यूरोप में जाता है और सारी घटना को बताता है कि किस तरीके से अंग्रेजों को एक कोठरी में बंद करके मार दिया गया। और ये बताता है कि इस कोठरी में कितने लोग थे? इस कोठरी में लगभग 146 लोगों को बंद किया गया था, जिसमें लगभग 23 लोग ही बचे, बाकी सब मर गए, जिसमें से एक हालबेल भी बच गया था। और ये जब जाकर के यूरोप में इस घटना को बताता है, तब यूरोप से उस समय भारत में कंपनी के जो हेड होते हैं उनके पास एक संदेश आता है कि भारत में इतनी बड़ी घटना घटित हो गई और आपने कोई एक्शन नहीं लिया। तब उस समय जो कंपनी का हेड होता है उसका नाम होता है लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव कहता है कि अब मैं बंगाल नवाब सिराजुद्दौला पर आक्रमण करूंगा और वो प्लानिंग करता है। प्लानिंग करने के बाद वह बंगाल नवाब सिराजुद्दौला के ऊपर आक्रमण करने के लिए चल पड़ता है। तो आप लोग पहले इसे लिख लीजिए, फिर हम आपको प्लासी का युद्ध बताते हैं। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए अब हम देखने वाले हैं कि प्लासी का युद्ध क्या होता है। प्लासी का युद्ध ये प्लासी का युद्ध किस कारण हुआ समझिए। ये प्लासी का युद्ध होता है बंगाल में घटित होने वाली कालकोठरी की घटना के कारण। तो जो बंगाल में कालकोठरी की घटना घटित होती है उसी कारण, इसका कारण क्या था? बंगाल में घटने वाली कालकोठरी की घटना। तो जब बंगाल में कालकोठरी की घटना घटित हो जाती है उसके बाद ये संदेशा जाता है यूरोप, और यूरोप से कंपनी के हेड के पास मैसेज आता है कि भारत में इतनी बड़ी घटना घटित हो गई और कोई एक्शन नहीं लिया गया। तब कंपनी का हेड जो उस समय होता है लॉर्ड क्लाइव बंगाल नवाब सिराजुद्दौला के ऊपर आक्रमण करने की सोचता है और वो अपनी सेना को लेकर के आगे बढ़ता है। लेकिन उसको क्या पता, बंगाल का नवाब है, कोई छोटा मोटा आदमी थोड़ी ना है। अब आप खुद समझिए, कोई व्यक्ति भारत में व्यापार करने के लिए आया हुआ है तो कितने व्यक्तियों को लाएगा? 200, 300, 400, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन बंगाल का नवाब जो था वो तो भाई नवाब ही है। नवाब के पास कहाँ 3-4 हजार सेनाएं और इसके पास 300-400 व्यक्ति, तो कैसे जीतेगा? इसलिए जो कंपनी का हेड होता है लॉर्ड क्लाइव, वो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला जो होते हैं उनके सेनापति मीर जफर को अपनी ओर मिला लेता है। कहता है कि जब मैं बंगाल नवाब सिराजुद्दौला के ऊपर आक्रमण करूंगा तब तुम उस समय अपनी सेना को आदेश मत देना।
तो बंगाल नवाब सिराजुद्दौला का जो सेनापति होता है मीर जफर कहता है कि इसमें मेरा क्या फायदा होगा। तो कहता है कि जब मैं युद्ध जीत जाऊंगा उसके बाद मैं तुम्हें बंगाल का नवाब बना दूंगा। और ऐसा ही होता है। बंगाल नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जफर ये जाकर के लॉर्ड क्लाइव से मिल जाता है। और लॉर्ड क्लाइव ने जैसा प्लानिंग किया था कि जब मैं आक्रमण करूंगा तब मीर जफर अपनी सेना को आगे नहीं भेजेगा। और ऐसा ही होता है। बंगाल नवाब सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में ये युद्ध होता है। बंगाल नवाब सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। और इस युद्ध में लॉर्ड क्लाइव जीत जाता है। जीतता कैसे है? बंगाल नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जफर को मिला करके। तो ये कूटनीति का प्रयोग करता है और लॉर्ड क्लाइव इस युद्ध को जीत जाता है। ये प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। तो अंग्रेजों के साथ जो भारतीयों का एक बड़ा युद्ध होता है उसे कहते हैं प्लासी का युद्ध। और ये कब होता है? 1757 में। किस कारण होता है? काल कोठरी की घटना के घटित होने के कारण होता है। इसमें किसके किसके बीच में युद्ध होता है? बंगाल नवाब सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में। लॉर्ड क्लाइव उस समय कंपनी का हेड था। और बंगाल नवाब कौन था? बंगाल नवाब सिराजुद्दौला बंगाल का राजा था। बंगाल के राजा को कहते थे नवाब। तो बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। और लॉर्ड क्लाइव कंपनी का हेड था। इन दोनों के बीच में ये युद्ध होता है प्लासी का। अब समझते हैं आगे। जब अंग्रेज लोग इस युद्ध को जीत जाते हैं तो वो मीर जफर, जो कि बंगाल नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति होता था, उसे बना देते हैं कठपुतली राजा। कठपुतली राजा का मतलब जो अंग्रेजों के इशारे पर काम करे। तो मीर जफर को बंगाल का अगला नवाब बना दिया गया। बंगाल नवाब कौन बन गया? आप मीर जफर जब बंगाल का अगला नवाब बन जाता है, अंग्रेजों की बल्ले बल्ले हो जाती है। अब अंग्रेज लोग मीर जफर से जो भी मन होता है काम करा लेते हैं, क्योंकि मीर जफर तो खुद राजा बना नहीं था, इसको अंग्रेजों ने ही राजा बनाया था। तो बंगाल नवाब सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद अगला राजा कौन बनता है? मीर जफर। लेकिन मीर जफर अंग्रेजों के इशारे पर इतना काम करने लगता है कि जनता इससे परेशान हो जाती है और जनता ने इसे इसकी गद्दी से हटा दिया। तो सबसे पहले बंगाल का राजा कौन रहता है? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद अगला राजा कौन बनता है? मीर जफर। और जब मीर जफर को भी जनता हटा देती है तो बंगाल का अगला नवाब मीर जफर का ही दामाद मीर कासिम बनता है। मीर कासिम। ये मीर कासिम बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्ति था। ये अपने मन से काम करता था। ये अंग्रेजों की चमचागिरी नहीं करता था। अंग्रेज लोगों को लगता था कि मीर जफर जैसे इनके इशारे पर काम करते थे वैसे ही मीर कासिम भी करेगा। लेकिन मीर कासिम अपने विवेक का प्रयोग करता था। तो ये बात अंग्रेजों को हजम नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हमने तो कठपुतली राजा बनाया था, ये अपने मन से काम करना शुरू कर दिया है। तब क्या करते हैं अंग्रेज लोग जमीर कासिम को फिर से हटा देते हैं और एक बार फिर से मीर जफर को अगला राजा बना दिया जाता है। मीर जफर को अगला राजा बना दिया जाता है। तो ये था प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध में आप लोगों ने समझ लिया कि किस तरीके से ये प्लासी का युद्ध होता है, किस कारण होता है और अंग्रेज लोग इसमें जीतते क्यों हैं। जीतने का सबसे बड़ा रीजन था कि इसके सेनापति सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जफर ने उसको धोखा दे दिया। अगर उसने धोखा नहीं दिया होता तो बंगाल नवाब सिराजुद्दौला हारा नहीं होता। तो इसमें सबसे बड़ी हार का कारण हमें देखने को मिलता है कि अपनों ने ही धोखा दे दिया। तो ये भारतीयों और अंग्रेजों के बीच में होने वाले बड़े युद्धों में से पहला युद्ध था। और इस युद्ध को जीतने के बाद अब अंग्रेजों को लगने लगा था कि भारतीय लोग कमजोर हो गए, क्योंकि जब इतने बड़े राजा को हरा सकते हैं तब छोटे मोटे आदमी को तो हराना बहुत आसान काम है। इसके बाद क्या होता है, मीर कासिम को क्यों हटाया जाता है, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा बक्सर का युद्ध। तो चलिए अब हम समझते हैं कि बक्सर का युद्ध क्यों हुआ। बक्सर का युद्ध, ये बक्सर का युद्ध हुआ था आपका 1764 ईस्वी में। 1764 ईस्वी में ये बक्सर का युद्ध क्यों होता है, तो इसके पहले मैंने अभी आपको बताया कि प्लासी का युद्ध क्यों हुआ था।
प्लासी का युद्ध इसलिए हुआ था क्योंकि बंगाल में कालकोठरी की घटना घटित हुई और इस कालकोठरी की घटना के कारण ही प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी के युद्ध में जब सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है, सिराजुद्दौला को, तब इसके बाद अगला नवाब कौन बनता है? मीर जफर। मीर जफर कौन होता है? इसी का सेनापति, और इसी मीर जफर की वजह से बंगाल नवाब सिराजुद्दौला हारा था। इसके बाद क्या होता है? मीर जफर से जनता इतना परेशान हो जाती है कि जनता खुद इसे गद्दी से हटा देती है। जब मीर जफर को हटा दिया जाता है तो मीर जफर का ही दामाद होता है मीर कासिम। मीर कासिम जो होता है, इसे बंगाल का अगला नवाब घोषित कर दिया जाता है। मतलब पहले नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद अगला नवाब मीर जफर, और जब मीर जफर से जनता परेशान हो गई तो अगला राजा कौन बनाया गया? मीर कासिम। ठीक। अब मीर कासिम अंग्रेजों की चमचागिरी ही नहीं करता था। अंग्रेज लोग तो मीर जफर को अपना चमचा बना के रखे थे, लेकिन मीर कासिम अपने विवेक का प्रयोग करता था। इसलिए अंग्रेजों ने मीर कासिम को हटा दिया और फिर से मीर कासिम के स्थान पर अगला नवाब बना दिया गया मीर जफर को ही। मीर जफर की तो बल्ले बल्ले हो गई, इसके दिन वापस आ गए, बहुत खुश हुआ। तो मीर कासिम को बुरा नहीं लगेगा? अब मीर कासिम इतना बेहतरीन काम कर रहा था, जनता उसे पसंद कर रही थी और उसे हटा दिया गया, तब उसे बुरा नहीं लगेगा? उसे बिल्कुल बुरा लगा। इसी कारण ये बक्सर का युद्ध होता है। तो बक्सर का युद्ध इसलिए होता है क्योंकि मीर कासिम जो राजा बना हुआ था, ये एक बेहतरीन काम कर रहा था और तब अंग्रेजों ने इसे हटा दिया। जब हटा दिया तो मीर कासिम ने कहा कि मैं तो अच्छा काम कर रहा था, मुझे क्यों हटाया गया? जब इसे हटा दिया जाता है तब इसने कहा कि अब मैं अंग्रेजों के साथ युद्ध करूंगा, लेकिन ये अंग्रेजों से अकेले नहीं लड़ सकता था। इसीलिए क्या करता है, मीर कासिम जाता है अवध नवाब के पास। अवध नवाब अवध के उस समय नवाब थे सुजाउद्दौला। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि सिराजुद्दौला और सुजाउद्दौला कौन थे। अवध नवाब सुजाउद्दौला के पास जाता है और मीर कासिम खुद होता है, तो ये दो लोग हो गए, मीर कासिम। तो ये दो लोग अब मिल करके अंग्रेजों पर आक्रमण करना चाहते थे, लेकिन अवध नवाब सुजाउद्दौला ने इसे समझाया कि हम दोनों लोग मिल करके अंग्रेजों को हरा नहीं सकते हैं, इसीलिए किसी और लोगों की भी जरूरत है। तब मीर कासिम जाता है उस समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के पास। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय इनके पास जाता है और अब यहाँ पर तीन लोगों की सेना हो गई थी। मतलब भारतीयों में तिलगुट सेना बन गई थी। तो ये तिलगुट सेना मिल करके ही अंग्रेजों को हराना चाहती थी और ये युद्ध होता है बिहार में युद्ध होता है, और बिहार में भी बिहार के बक्सर में। इसीलिए इस युद्ध को बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये बिहार के बक्सर के युद्ध में हुआ था। जबकि प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ था? बंगाल में एक जगह है प्लासी, तो प्लासी में वो युद्ध हुआ था, इसलिए उस युद्ध को जानते हैं प्लासी के युद्ध के नाम से। ये वाला युद्ध हुआ था बिहार के बक्सर में, इसीलिए इस युद्ध को जानते हैं बक्सर के युद्ध के नाम से। अब बक्सर के युद्ध में अगर देखा जाए तो भारतीयों में कितने लोग शामिल थे? भारतीयों में तीन सेनाएं थी, अवध नवाब सुजाउद्दौला, मीर कासिम और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। अब अंग्रेज में भी कोई आएगा, तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने के लिए लॉर्ड क्लाइव ने भेजा था हेक्टर मुनरो को। हेक्टर मुनरो अंग्रेज था। भारतीयों का सामना करने के लिए आया था हेक्टर मुनरो। तो हम कह सकते हैं कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने के लिए कौन आया था? हेक्टर मुनरो। अब आप यहाँ पर समझिए, एक तरफ है भारत के तीन बड़ी सेनाएं और एक तरफ है हेक्टर मुनरो अकेला। अब आप सोचिए जीतेगा कौन? तो जीतने के चांस तो बनते हैं इन तिलगुट सेनाओं के, लेकिन क्या होता है, अंग्रेज लोग फिर से एक बार बाजी मार जाते हैं। हेक्टर मुनरो इस युद्ध को जीत जाता। अब आप लोग सोचेंगे इधर तो तीन लोग थे, इधर हेक्टर मुनरो अकेला और इसकी सेना, तब ये कैसे जीत गया? दरअसल में क्या था, हेक्टर मुनरो के पास आधुनिक हथियार थे। निकाला गन, मारा, धड़ धड़ उड़ा दिया सबको। और ये लोग तीर गदा
तलवार ये सब लेकर सोचे थे मारेंगे सबको, लेकिन इनके पहुंचने से पहले हेक्टर मुनरो ने क्या किया, सबको सफा कर दिया। तो बक्सर के युद्ध को कौन जीत गया, अंग्रेज लोग जीत गए। प्लासी के युद्ध को कौन जीता, अंग्रेज लोग जीते। मतलब भारतीयों और अंग्रेजों के साथ जो दो बड़े बड़े युद्ध हुए, उस युद्ध में अंग्रेज लोग जीत गए। अब अंग्रेजों का मनोबल एकदम बढ़ गया था, उनको लग गया था कि अब भारतीय लोग हमसे किसी भी युद्ध में नहीं जीत सकते हैं। इसीलिए उन्होंने इन दो युद्धों को जीतने के बाद भारत में प्रशासन करना प्रारंभ कर दिया। तो कौन कौन सा युद्ध लड़ा अंग्रेजों ने, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में, और ये बक्सर का युद्ध कब हुआ, 1764 में। तो यही दो महत्वपूर्ण युद्ध थे जिसको जीतने के बाद अंग्रेजों ने भारत में प्रशासन करना शुरू कर दिया। अब इस युद्ध को जीतने के बाद एक और भी बड़ी घटना घटित होती है, तब तक आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आपको अगली घटना बताते हैं। अगली घटना होती है इलाहाबाद की संधि। ये इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में। जैसे ही अंग्रेज लोग 1764 में बक्सर का युद्ध जीतते हैं, तब ये अगले ही वर्ष 1765 में इलाहाबाद की दो संधियां करते हैं। और इन दो संधियों के तहत क्या होता है, अंग्रेजों ने भारत के 3 क्षेत्रों को एक में ही कर दिया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। इन तीनों क्षेत्रों को एक में ही कर दिया। और यहाँ का जो भी टैक्स कलेक्शन होता था, दीवानी का मतलब है पैसा से संबंधित मामला, जो भी यहाँ का दीवानी वाला मामला होता था सब अंग्रेजों के हाथ में जाता था। अर्थात यहाँ से टैक्स लेने का अधिकार अंग्रेजों के हाथ में चला गया और प्रशासन करने का हक जो था ये राजाओं के अंतर्गत ही रहा। तो हम कह सकते हैं कि 1765 से ही बंगाल में शुरू हो जाता है दो दो लोगों का शासन। दो दो लोगों के शासन को हम कहते हैं द्वैध शासन। जब एक ही क्षेत्र पर दो दो लोग शासन करना शुरू कर दें, उसी को कहते हैं द्वैध शासन। इंग्लिश में इसे कहते हैं डायरकी। तो बंगाल में क्या हुआ, बंगाल में 3 क्षेत्रों को मिला दिया गया। जैसे ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा को मिला करके एक बंगाल बना दिया गया। और इन तीनों जगह से टैक्स कलेक्शन करना मतलब दीवानी। तो टैक्स कलेक्शन करना किसके हक में चला गया, अंग्रेजों के हक में। और यहाँ पर प्रशासन कौन कर रहा था, भारतीय राजा कर रहे थे। तो जब एक ही क्षेत्र पर दो दो लोग शासन करने लगते हैं तो उसे कहते हैं द्वैध शासन। तो बंगाल में 1765 से ही शुरू हो जाता है द्वैध शासन। और ये द्वैध शासन तब तक लागू रहता है जब तक कंपनी के लिए कोई नियम कानून नहीं बनाया जाता है। तब बंगाल में द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ 1765 से। और ये शासन कब तक रहता है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट तक। तो बंगाल में द्वैध शासन लागू हो जाता है। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।